हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे अपने घर पे। तो हम 11वीं क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम, उसके अंदर हमने कुछ लेक्चर किए थे। लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बेसिक बाइनोमियल के बारे में पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। उसके बाद उसकी जनरल टर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था कि बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चन किए थे जनरल टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जनरल टर्म से रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion of 1 plus x की पावर 2n आर इन ए पी, ठीक है। देन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू? 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7, ठीक है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं -1, 0, 1 और 3/2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए मैंने बताया था जनरल टर्म के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा भी होगा जनरल टर्म के बारे में कि जनरल टर्म क्या होती है। तो उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं इसकी, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है? TR+1, ठीक है। TR+1 क्या होती है? पहले किसके लिए लिखेंगे? सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारी कौन सी होगी? T2। और T2 के लिए R की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि R+1+1 क्या बन गया? T2 बन गया, ठीक है। तो इसके लिए हम जनरल टर्म लिखेंगे, ठीक है। जनरल टर्म इसके इस एक्सपेंशन की क्या होगी? 2nc, R की वैल्यू 1 और 1 की पावर 2n-1 और x की पावर 1, ठीक है। यही होगा हमारा। और अब लिखते हैं थर्ड टर्म। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ T3 क्या होगी? 2nc2, 1 की पावर 2n-2 और x की पावर 2। अब T4 निकाल लेते हैं। T4 फोर्थ टर्म के लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? 2nc3, 1, 2n-3 x3, ठीक है। ये हमारी हो गई जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म से हमने लिख दिया कि T2 कौन सी होगी, T3 कौन सी होगी और T4 कौन सी होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म, कोफिशिएंट की बात की गई है। तो यहां से देखो 1 की पावर 2n-1, 1 की पावर समथिंग 1 ही आएगा। यहाँ से 1 की पावर समथिंग 1 आएगा, 1 की पावर समथिंग 1 आएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा? 2nc1 x, 2nc2 x², 2nc3 x³। तो मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। यहाँ क्या बच गया? 2nc1 इंटू x इंटू x² इंटू x³। ये हमारी T2, T3 एंड T4 टर्म हो गई, ठीक है। इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, सिर्फ जो दे रखा है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म निकालनी थी। उसके बाद उसने क्या बोला गया है कि इसके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट कौन से होंगे? ये वाले कोफिशिएंट होंगे। उनको क्या बोला गया है? एपी के अंदर है, ठीक है। एपी के अंदर, एपी का मतलब क्या है कि कोई भी, जैसे 3 टर्म के लिए बोला गया है कि ए बी सी 3 टर्म्स है, वो क्या है? एपी के अंदर है। तो इसका क्या होता है? 2b = a+c। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे 3, 6 और 9, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? इसका सम कितना होगा? 12 इंटू ट्वाइस ऑफ दिस वन, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, ठीक है। तो एपी में टर्म है, उसका मतलब क्या है कि मिडल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म = सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। और इनको क्या बताया गया है? वो एपी में बताया गया है। मीन्स ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म 2nc2 = क्या आ जाएगा? 2nc1 प्लस 2nc3, यही आ जाएगा अगर ये एपी में है। इसको अब आगे सोल्व कर लेते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू 2nc2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2n इंटू 2n-1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है। 5c2 की वैल्यू क्या होती है? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 होता है। बताया था कि लोअर इंडेक्स में जितना होता है 2 या 3, उतनी ही अब यहाँ पे न्यूमरेटर में डिजिट होती है। तो 5 इंटू 4 हो गया। सेम इसके लिए लिख दिया, = किसके इक्वल है ये? 2nc1। तो 2nc1 की वैल्यू क्या आएगी? 2n ही आएगी, ठीक है।
2n C3 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2n इंटू 2n-1 2n-2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। देखो सभी के अंदर 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है, यहाँ भी 2n आ रहा है। 2n को कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2n पूरी टर्म में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, 6 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 6 इंटू 2n-1। यहाँ पे 1 बचेगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया इज इक्वल टू 6 प्लस इसको एज इट इज लिख दो 2n-1 2n-2। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो 12n-6 इज इक्वल टू 6 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा ये 4n² और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2n, उसके बाद -4n प्लस 2। इधर से क्या बचा 12n-6 इज इक्वल टू 4n²। इसको ऐड कर दो -6n और ये 6 प्लस 2 क्या बन गया प्लस का 8 बन गया। ठीक है, अब इसको उधर ले जाओ तो क्या बचा ये 4n² -6n और ये भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 18n और ये 6 है उधर जाके प्लस का क्या बन जाएगा 14। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन गया ये 0। पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया 2n² -9n प्लस 7 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। हमारा ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं था। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना था, जनरल टर्म से हमें T2 T3 एंड T4 की वैल्यू निकालनी थी। ओके, आ गए समझ। बाइनोमियल में कई बुक के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो बच्चे CBSE बोर्ड से हैं या अदर स्टेट बोर्ड से, वो तो जो RD शर्मा वगैरह है या एलिमेंट है वो वाली बुक कर लो, और उसके बाद जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छी बुक जैसे अरिहंत की कुछ बुक आती है या और भी कोई बुक आती है वो अपनी प्रेफर कर लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म पूछा है। लिख देता हूँ फाइंड द सम ऑफ ऑल, ध्यान रखना किसका पूछा है रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन क्या है हमारा 3 की पावर 1/5 प्लस 2 की पावर 1/3 होल पावर 15। ठीक है, इसके कुछ ऑप्शन दे रखे हैं 60, 59, 95, 105, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले। फाइंड द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म, क्या होना चाहिए हमारी रैशनल टर्म होनी चाहिए। ठीक है, इरेशनल नहीं होनी चाहिए, तो उनका सम निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें ये नहीं पता हमारी कौन कौन सी टर्म रैशनल टर्म होगी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, इस एक्सपेंशन पे इस एक्सपेंशन पे लगाएंगे तो TR+1 ओके 15CR 3 की पावर अंदर 1/5 है और हो इसकी पावर कितनी बन जाएगी आपसे 15 - R, उसके बाद इंटू 2 की पावर क्या है 1/3 है और इसकी पावर क्या बन जाएगी R बन जाएगी। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, क्या बन गया ये 15CR 3 की पावर देखो 15 - R डिवाइडेड बाई 5 और 2 की पावर R/3। इस चीज़ को देखो, तो ये तो हमारा कोफिशिएंट है। ठीक है, अब ये भी देखा जाए तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या ये
रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एक तो 3 की पावर 15 माइनस आर डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा किसकी बात हो रही है, 2 की पावर आर बाई 3। ठीक है, ये हमारी कोई दो टर्म है इसके अंदर। तो मेरे को ये बताओ कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, क्या बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। दोनों में से एक भी अगर रैशनल इरेशनल हो गया तो इरेशनल टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अब उसको कैसे चेक करेंगे। अब ये बताओ, किसी की भी पावर, जैसे 3 की पावर 1/8 है, तो ये रैशनल है या इरेशनल है, इरेशनल है। ठीक है, इसका मतलब डिनोमिनेटर या फिर 3 की पावर जो भी है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर ये फ्रैक्शन में नहीं आई, 3 की पावर जैसे 5 आ गई या 3 की पावर 6 आ गई, कुछ भी आ गई, तो रैशनल बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर और इसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं आने के लिए यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है, आर है। ठीक है, तो मैं एक बार आर की वैल्यू 0 पुट करता हूँ। आर की वैल्यू कितनी पुट की, 0 पुट की। 0 पुट करने से क्या बन जाएगा, 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, तो 15 अपॉन 5 3 आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 पुट करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 5, फिर वो इरेशनल बन जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसी क्या पुट करें, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 5 पुट कर देते हैं, तो 10 बन जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 5 2 बन जाएगा। और नेक्स्ट क्या करो इसको, और नेक्स्ट क्या इसके अंदर क्या पुट किया जाए बताओ। तो क्या पुट करें इसके अंदर, 10 पुट कर देते हैं। 10 पुट करेंगे तो 15, 10 पुट करेंगे तो 15 माइनस 10 5/5 1 बन जाएगी, 3 की पावर 1 बन जाएगी। या फिर इस पूरे को 0 बना दो। 0 बनाने के लिए आर की वैल्यू क्या पुट कर दो, 15 पुट कर दो, 0 बन जाएगी। इसकी पावर 0 मतलब 1 बन जाएगा ये। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब इसके लिए देखो, आर की वैल्यू 15 से ज़्यादा हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बन जाएगी, फिर वो इरेशनल, फिर इरेशनल बन जाएगा। अब यहाँ देखो, आर की वैल्यू क्या पुट करें, या 0 पुट कर दो। 0 पुट करते ही ये 1 बन जाएगा। दूसरी आर की वैल्यू क्या पुट करें, तो 3 का मल्टीपल ही पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 1 बन जाएगा। आर की वैल्यू 6 पुट कर दो, 9 पुट कर दो, 12 पुट कर दो और 15 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आर की वैल्यू, इन दोनों का देखो, आर की वैल्यू या तो दोनों में 0 पुट कर दो, या फिर दोनों में सेम क्या पुट कर सकते हैं हम, 15 पुट कर सकते हैं। तो सिर्फ दो ही वैल्यू, दो जगह पे ही ये क्या बन रहा है, रैशनल टर्म बन रहा है। बाकी जगह क्या बन रहा है, ये बाकी जो टर्म है वो इसकी क्या बनेगी, इरेशनल टर्म बनेगी। ये कंसेप्ट समझ आ गया। हमें क्या करना है कि जो भी टर्म दे रखी है उसको अगर रैशनल बोला है उसने कि रैशनल बनाना है, तो रैशनल बनाने के लिए क्या करना है, उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई, एक 15 आ गई। इसको इरेज कर दूं, आर की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और 15 आ गई। आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, फॉर आर इज इक्वल टू 0, टी 1 बन जाएगा क्योंकि टी आर प्लस 1, टी 0 प्लस 1, और टी 1 क्या बन गया, 15C, आर की वैल्यू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या बना, आर की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ से 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, इस पर 0 पुट करेंगे तो 15 माइनस 0, 15 डिवाइडेड बाई 5 3 आ जाएगा, इंटू क्या होगा, 3 की पावर 3 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 की पावर 3 क्या बन गया, 27। ठीक है, अब करते हैं फॉर आर इज इक्वल टू 15। ठीक है, आर इज इक्वल टू 15 के लिए पुट करते हैं, तो कौन सी बन गई, टी 16। ठीक है, 15C 15,
आर की वैल्यू क्या पुट करनी है 15, 15 करते ही ये वाली टर्म तो क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। यहाँ पुट करेंगे तो 2 की पावर कितना आ गया 5। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 5 होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, इसकी वैल्यू 1 बन गई, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32। ठीक है, दो टर्म बन गई जो हमारी क्या है रैशनल टर्म है, इन दोनों का सम, देन सम ऑफ रैशनल टर्म्स 27 प्लस 32 कितना बन गया 59 हमारा आंसर है। आ गया समझ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया तो इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, इसी के बेस से सेम, थोड़ा सा उसके अंदर घुमा रखा है क्वेश्चन को। ठीक है, और वो क्या घुमा रखा है वो अभी निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म the number of all irrational term in the expansion 5 की पावर 1/6 प्लस 2 की पावर 1/8 ऑल पावर 100। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो। ये रैशनल टर्म या इरेशनल टर्म या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर ये वाला क्वेश्चन बन जाता है तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो कि कैसे निकलेगा ये। वहाँ पे क्या पूछा गया था, हमारा रैशनल टर्म पूछा गया था। ठीक है, सम ऑफ रैशनल टर्म। यहाँ पे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है इरेशनल टर्म। ठीक है, कितनी इरेशनल टर्म आएगी इस एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, तो हमारा वही है, सबसे पहले हमारा जर्नल टर्म लिखो। सारे क्वेश्चन ये किसके हैं, जर्नल टर्म के रिलेटेड है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपको जो भी जर्नल टर्म से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन मिलेगा वो करवा दिया जाएगा यहाँ पे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो या उसका फोटो खींच के डाल दो। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जर्नल टर्म लिखेंगे। ठीक है, जर्नल टर्म लिखने के लिए ये वाला एक्सपेंशन है 100 CR प्लस 1। ओके, 100 CR, उसके बाद 5 की पावर 1/6, इसके होल की पावर क्या बन जाएगी 100 माइनस R इंटू 2 की पावर कितनी बन जाएगी 1/8 है, और वो क्या बन जाएगी R। अब इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 100 CR और ये 5 की पावर 100 माइनस R डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 की पावर R/8। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले रैशनल इरेशनल टर्म पूछा है उसने, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि रैशनल टर्म निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, जितनी भी रैशनल टर्म है वो निकाल लेते हैं। ओके, तो रैशनल टर्म पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाला था, इस क्वेश्चन में फिर से निकाल लेते हैं एक बार। रैशनल टर्म कितनी होती है, दो बन गए। एक तो क्या बन गया 5 की पावर 100 माइनस R डिवाइडेड बाई 6, और दूसरा क्या बन गया 2 की पावर R/8। अब इनके लिए देखो कौन कौन सी टर्म R की क्या क्या वैल्यू पुट की जाए कि ये क्या बन जाए रैशनल बन जाए। ठीक है, तो R की सबसे पहले क्या वैल्यू पुट की जाए, तो इसके लिए R की वैल्यू आप पुट कर दो, 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ 0 पुट नहीं कर सकते, इस पहले इसकी लिख देते हैं या फिर इसकी लिख लो। ठीक है, ऊपर वाले की लिख लेते हैं। R की वैल्यू 4 पुट कर दो। ठीक है, R की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 96 6 से डिवाइड हो जाता है, 4 पुट कर दी। उसके बाद R की वैल्यू आप कर दो 10 पुट कर दो, वो भी डिवाइड हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद R की वैल्यू आप पुट करते चलो, 6 का डिफरेंस आ रहा है
तो इसके अंदर क्या बन जाएगा 16 बन जाएगी, फिर कितनी कौन सी बन जाएगी 22 बन जाएगी, फिर 28 बन जाएगी। ठीक है, ऐसे कहाँ तक पुट कर देंगे, हमें 100 तक जाना है। ठीक है, कहाँ तक जाना है, हमें 100 तक जाना है। तो 100 तक पहुँचने के लिए लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी, चलो इसको आगे हम लिख देते हैं अप टू 100। ठीक है, कोई भी टर्म हो, लास्ट वाली टर्म यहाँ से लिख देते हैं हम, 96 बन गई। ठीक है, या 96 तो नहीं बनेगी, लास्ट की टर्म कोई भी हो बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए और फिर पुट करो, 0 पुट करना स्टार्ट करो, 0 पुट करो, उसके बाद 8 के मल्टीपल होते जाएंगे, 8 बन जाएगा। ठीक है, 8 के बाद 16, फिर 24, फिर 32, ऐसे 8 की टेबल चलती जाएगी और लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर पीछे वाले के अंदर क्या था कि हमारा सिर्फ क्या था 15 था। ठीक है, 15 CR था वहाँ पे, तो हमने निकाल लिया 15 तक। तो अब यहाँ 100 तक अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा 100 की बजाय 1000 होगा, तो क्या आप उसको निकाल सकते हो, सभी को नहीं निकालेंगे, इसलिए हम AP बन गई हमारी, ये भी एक AP बन गई। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 6 है, और ये दूसरी AP बन गई, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 8 है। अब हमारी एक नई AP बनेगी, जैसे यहाँ से 16 आ गया। ठीक है, और एक और आगे आएगा। ठीक है, तो हमारी जो भी न्यू AP बनेगी, क्या बनेगी न्यू AP, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा LCM ऑफ D1 एंड D2। ये थोड़ा AP का कंसेप्ट है। ठीक है, तो जो न्यू AP बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा LCM ऑफ D1 एंड D2। D1 और D2 का 6 एंड 8 का LCM निकालेंगे हम, तो 6 और 8 का LCM कितना आ जाएगा 24। ठीक है, LCM 24 आ गया, तो हमारी A कौन सी बन गई, तो फर्स्ट टर्म कौन सी बनी 16। चलो ऊपर लिख देता हूं मैं, न्यू AP हमारी कौन सी बन गई, फर्स्ट टर्म बनी हमारी 16। तो नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी, उसमें 24 ऐड कर देते हैं, तो कौन सी बनेगी 40। उससे नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी हमारी 64। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी हमारी वो कौन सी बनेगी, इसमें फिर से क्या ऐड कर दो 88। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी 88 में 24 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा ये 112। लेकिन 112 तो हम लेंगे नहीं, हमारा कहाँ तक है सिर्फ 100 तक है। ठीक है, तो कितनी टर्म बन गई हमारी 4 टर्म बन गई, कौन सी रैशनल टर्म। आ गया इतना कंसेप्ट समझ। यहाँ से देखो ध्यान से, पहले वाला क्वेश्चन था इजी था, यहीं तक था उसका कंसेप्ट। यहाँ से हमने नंबर ऑफ टर्म निकाली थी, 2 टर्म बन रही थी, उनका सम करके बता दिया कि T0 और T1 और T3 या T4 जो भी है, T15 बन रही थी या T16 बन रही थी, उनका सम करके दिखा दिया हमने। लेकिन इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा बन रही है, और उसने पूछा भी यही है नंबर ऑफ ऑल इरेशनल। हम क्या निकाल रहे हैं रैशनल निकाल रहे हैं, तो रैशनल निकालेंगे, हमारा नया AP बन जाएगा। नया AP का जो होगा डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा LCM ऑफ D1 एंड D2, और वो 24 बन गया, तो हमारी न्यू AP क्या बन गई ये बन गई। तो इसका मतलब हमारी कौन सी होगी, एक तो 16th टर्म होगी, एक 40th टर्म होगी, और एक 64 और एक 88। ठीक है, अगर ये होगा कितनी टर्म होगी यहाँ से नंबर ऑफ, हमने क्या निकाला है रैशनल टर्म R4, कितना है 4, और पूछा क्या है इरेशनल टर्म के लिए पूछा है। तो टोटल कितनी बन गई, टोटल टर्म बताया था कितनी होती है n+1, हमारा n क्या है 100, तो कितनी बन गई 100 + 1 101। तो 101 में से 4 तो रैशनल है, बाकी की बची हुई कैसी है इरेशनल है। ठीक है, तो उसके लिए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स
कौन सी हो गई 100, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बचा ये 97 हमारा आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट सिर्फ जनरल टर्म का है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और मिलते हैं, उनको अच्छे से लगाओ, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ सिर्फ हम कंसेप्ट करवा सकते हैं और हमारे पास जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सोल्व करवा सकते हैं। इसके बाद नए क्वेश्चन लेके आना आपकी गारंटी है कि आप कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से अपना मेहनत करते हो। और सबसे बड़ी, कभी भी अपनी जो होप है उसको मत लूज़ करो कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये टॉपिक मेरे समझ नहीं आ रहा है, या फिर इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं, उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, उस लेक्चर को आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो करवा देते हैं हम। उससे पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, टर्म्स फ्रॉम द एंड। क्या है टर्म फ्रॉम द एंड? ये क्या कंसेप्ट है, इसको देखो अच्छे से। इसको देखने के लिए मैं जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इस एक्सपेंशन में टर्म बताओ, एंड से बताओ, या तो स्टार्टिंग एंड से या लास्ट एंड से बताओ, ठीक है। किसकी T5 कौन सी होगी, ठीक है, या लास्ट से सेकंड टर्म कौन सी होगी, वो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बार देखते हैं अच्छे से, पहले इसको अच्छे से समझते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। हमारा नॉर्मल बाइनोमियल जो हम लिखते हैं इसके लिए x + y की पावर n, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक बार मैं बाइनोमियल लिख के दिखा दूँ इसका थोड़ा सा। NC0, x की पावर क्या बनेगा यहाँ पे n, और y की पावर क्या बनेगा 0, ठीक है, प्लस NC1, x की पावर n-1, y की पावर 1, प्लस NC2, x की पावर n-2, y², प्लस आगे चलता जाएगा। सेकंड लास्ट टर्म क्या बनेगी, n c की पावर n-1 बन जाएगी, ठीक है, और x की पावर क्या बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा, और y का पावर क्या बनेगा n-1 बनेगा। उसके बाद लास्ट टर्म क्या बन जाएगी NCn, x की पावर 0 और y की पावर n, यही बनेगा, ठीक है। अब एक बार इसको चेंज करके लिख देता हूं मैं x और y को, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं y + x के लिए, y + x की पावर n। इसके लिए क्या बनेगा NC0, y की पावर n, x की पावर 0, प्लस NC1, y की पावर n-1, x की पावर 1, प्लस NC2, y की पावर n-2, x की पावर 2, प्लस ऑन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी इसकी NCn-1, y की पावर 1, x की पावर n-1, और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी NCn, y की पावर 0, x की पावर n, ठीक है। अगर इसमें देखो, अगर ये पूछा जाए कि लास्ट से, क्वेश्चन में पूछा जब जाए कि सेकंड लास्ट टर्म बताओ आप, ठीक है, तो सेकंड लास्ट टर्म हमारी ये बनेगी NCn-1, x की पावर 1, y की पावर n-1, यही बनेगी ना। इसके अंदर देखो, अब इस वाले के अंदर ऐसी कोई टर्म बन रही है, स्टार्टिंग से सेकंड टर्म देखो तो NCn-1, NCn-1 किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था 5C 5-1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये क्या बनेगा 4 बनेगा, 5C1 लिखा जा सकता है।
इसी टाइप से एन सी एन माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, एन सी वन लिख सकते हैं। तो ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। उसके बाद देखो x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर n माइनस वन, y की पावर n माइनस वन, सेम है। ठीक है, मतलब यहां से सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या हो गई, सेकेंड टर्म। ठीक है, किसकी सेकेंड लास्ट टर्म, किसकी, x प्लस वाई की पावर n की, किसके हो गई सेकेंड टर्म के, y प्लस एक्स की पावर n। कंसेप्ट समझ आया हमें क्या करना है। हमें अगर लास्ट से पूछे कि फ्रॉम द एंड बताना है फिफ्थ टर्म, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई हमारा नॉर्मल एक्सपेंशन है, उसको चेंज करके लिख देंगे, y प्लस एक्स करके लिख देंगे, और स्टार्टिंग से कौन सी बता देंगे, फिफ्थ टर्म बता सकते हैं इजीली। लास्ट से तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सेकंड लास्ट होगी, लेकिन हमें ये पता है फर्स्ट से स्टार्टिंग से कि फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, वहां से निकल के आ सकता है इजीली। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो और अच्छे से समझ आ जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना है, x प्लस वाई की पावर n को किस में कन्वर्ट करना है, y प्लस एक्स की पावर n। जो एंड से पूछा जाए, जितना पूछा जाए उतना ही हम यहाँ से स्टार्टिंग से निकाल देंगे। अगर थर्ड लास्ट से थर्ड पूछी गई है, यहाँ से फर्स्ट से थर्ड निकाल दो आप, सेम आएगी। बता दिया कैसे सेम आएगी। इससे रिलेटेड अच्छा से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है वो है द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। फिफ्थ टर्म पूछी गई है एंड से, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट एंड से पूछी गई है। एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स क्यूब होल पावर 9। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन क्या क्या है, 63x क्यूब, बी ऑप्शन है माइनस 252 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, सी ऑप्शन है हमारा 672 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 18, और डी हमारा है 76 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। ये कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है इसने, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से निकालनी है हमें फिफ्थ, हमें ये नहीं पता इसकी एंड टर्म कौन सी होगी, तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से निकाल देते हैं। स्टार्टिंग से निकालने के लिए फिर से क्या लिखेंगे हम, इसकी जर्नल, पहले इसको क्या करेंगे, अभी बताया था वहाँ जर्नल टर्म तक पहुँचने की जरूरत नहीं है, उससे पहले हमें एक चीज़ और करना पड़ेगा, इसको चेंज कर दो। ये क्या है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 होल पावर 9। ये क्या है हमारा, x है, और ये क्या है, y है। इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इसको इंटरचेंज करके क्या लिख देंगे, -2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 होल की पावर 9। ये हमारा न्यू एक्सपेंशन बन गया। ठीक है, अब इसमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग बता दो। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, टी फिफ्थ बताना है तो टी 4 + 1 टी आर + 1। आर की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे, 9c4। ठीक है, -2 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी पावर कितना बन जाएगा 5, और इसका पावर कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का पावर 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो देखो इतना माइनस है, और माइनस की पावर क्या है, ओड है, तो पूरी जो हमारी टर्म आएगी वो कैसी आएगी, माइनस की आएगी, आएगी या नहीं। ऑप्शन से देखा जाए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, और कोई माइनस है नहीं, यहाँ से हम लिख सकते हैं। इतना तो कैलकुलेशन है, छोटा सा कैलकुलेशन हो तो आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है,
अरे 11th में हो गए, इतना तो विश्वास है आपके ऊपर, इसका कैलकुलेशन सही करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। कुछ बच्चों का मैसेज आया था, कॉल भी आए थे, बच्चे बोल रहे थे कि सर इस हिसाब से बहुत धीरे धीरे करवा रहे हो 11th का सिलेबस। तो देखो, आपको सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, तो जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए है कि एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे स्टेट बोर्ड का भी करवाया जाता है, सीबीएसई बोर्ड का भी करवाया जाता है। तो आपको 2 साल मिल रहे हैं, +1 +2, उसके बाद आपका आईआईटी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे ये पढ़ना स्टार्ट रखो और हम लास्ट एंड तक, या हम 1 साल के अंदर 11th 12th का दोनों का कवर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम नई नई रेफरेंस बुक से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1। किसका कोफिशिएंट निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -1 का। किसके अंदर एक्सपेंशन क्या है? वन प्लस 3x² प्लस x की पावर 4 इंटू 1 + 1/x की पावर 8। हमें सिर्फ क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, पूरी टर्म नहीं निकालनी। पता है कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट और टर्म में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ये बता दिया था आपको पहले। तो हमें सिर्फ यहाँ क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो एक्सपेंशन है वो क्या लिखा है? 1 + 3x² प्लस x की पावर 4, 1 + 1/x की पावर 8। सबसे पहले इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 1 + 1/x की पावर 8। चलो मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर आगे भी 1 + 1/x की पावर 8 प्लस 3x², 1 + 1/x की पावर 8 प्लस x की पावर 4, 1 + 1/x की पावर 8। तो हमारा मेन बाइनोमियल यही है। ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। हमें सिर्फ क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकालना है। सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिख देते हैं। ठीक है, इसके लिए, किसके लिए? सिर्फ इसके लिए 1 + 1/x की पावर 8। इसके लिए जनरल टर्म जो हो जाएगी, जनरल टर्म हमारी कौन सी बनेगी? r + 1 क्या बन जाएगी? 8cr। 1 की पावर 8 - r तो वो 1 ही रहेगा, और 1/x की पावर क्या बन जाएगी? r बन जाएगी। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी लिख दूं, x की पावर -r, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब x की पावर -r, देखो इसके अंदर इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या बन गई? वही बन गई 8cr x की पावर -r प्लस 3x²। इसकी जनरल टर्म 8cr x की पावर -r प्लस x की पावर 4, 8cr x की पावर -r। ये बन गया। इसके अंदर देखो हमें क्या लेना है? सिर्फ x की पावर -1। तो यहाँ पे x की पावर -1 कब आएगा? x की पावर -1 कब आएगा? व्हेन r = क्या होगा? 1 के इक्वल होगा, तभी आएगा ना x की पावर -1। इसके अंदर x की पावर -r = 1 पुट कर दो। r = 1 पुट करते ही ये क्या बन जाएगा? 8c1, और x की पावर क्या बन जाएगी? -1। हमें सिर्फ क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट लिखूंगा। प्लस इसके अंदर r की वैल्यू क्या पुट करूँ?
कि -1 बने। -1 बनने के लिए देखो पहले से ही इसके मल्टीप्लाई में क्या है, x² है, तो यहाँ पे अगर x² करता हूँ, r की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये 2 और 2 1 बन जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। अगर इसकी वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, r की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो x की वैल्यू x की पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 पुट करते ही यहाँ ये क्या बनेगा, 3 इंटू, इसको भूल जाओ क्योंकि हमें सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, 8c3। इसके अंदर देखो r की वैल्यू क्या पुट करें, 5 पुट कर देते हैं, क्योंकि x की पावर 4 डिवाइडेड बाई r की पावर x की पावर 5, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x की पावर -1 बचेगा। सेम इसी के अंदर भी, इसके अंदर भी ऐसे ही है, तो क्या पुट करना है, 5 पुट करना है, तो क्या बन गया 8c5। इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व करेंगे, 8c1 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 3 इंटू 8c3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 प्लस 8c5 और 8c3 की वैल्यू सेम होती है, क्या बन गया ये 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बन गया ये 8 प्लस 3 और 1 4, 4 इंटू 56। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 232, ये हमारा आंसर आ गया। देखा इसके अंदर क्या किया हमने, बाहर जो लिखा हुआ था अंदर एक बाइनोमियल था, इसके बाहर जो भी था पहले उसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर x की पावर जो बोला गया है वही वैल्यू उतनी ही उसकी पावर बना लो, उसके लिए अलग अलग r की वैल्यू पुट की जाएगी, सभी के अंदर एडिशन है तो ठीक है। फिर आता है हमारा एक नया कंसेप्ट आता है, किसका, मिडल टर्म का। ठीक है, कि मिडल टर्म क्या होती है, जैसे आपने एपीजीपी के अंदर भी पढ़ा होगा कि मिडल टर्म क्या होती है, वैसे ही इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे कि मिडल टर्म हमारी क्या होती है। ठीक है, तो मिडल टर्म के लिए आपको पता है कि हमें, एक बार लिख देते हैं हम, मिडल टर्म क्या होती है, उसके लिए देखो 2 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हमें सबसे पहले एक्सपेंशन देखना, हमारा एक्सपेंशन क्या है, x प्लस वाई की पावर n। 2 कंडीशन हो सकती है इसके अंदर, कि या तो n क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, या फिर n क्या हो सकता है, हमारा इवन हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर इंडेक्स देखना है कि n की वैल्यू क्या है, उसी के ऊपर ही पता चलेगा कि हमें मिडल टर्म इसके अंदर क्या बनती है। तो सबसे पहले n की वैल्यू मैं 6 मान के चल सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 हो गया, तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, 7 बनेगी। मैं लिख देता हूँ एक बार, t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7। इसके अंदर मुझे मिडल टर्म पता है, सभी को पता है कि मिडल टर्म क्या बनेगी, t4 बनेगी इसके अंदर। ठीक है, अब t4 को कैसे लिखा जाए, हमारा n तो 6 है, तो ऐसे लिख सकते हैं n/2 + 1। ठीक है, n/2 की वैल्यू कौन सी आ गई, 3 आ गई, 3 + 1 4। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, n/2 + 1 टर्म बनेगी हमारी, कौन सी बनेगी, मिडल टर्म। कब बनेगी, इफ n इज, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, केस फर्स्ट, if n is even then
मिडल टर्म कौन सी बनी हमारी, n/2 प्लस 1 टर्म हमारी कौन सी बनी, मिडल टर्म बनी। ठीक है, अब आ जाए इफ n इज ओड, तो हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं, n इज इक्वल टू 5 ले लो। ठीक है, इस केस में हमारी टर्म कितनी बनेगी, 6 बनेगी, T1 T2 T3 T4 T5 T6। इसके अंदर मिडल टर्म देखो, जब भी ओड रहेगा तो हमारे पास 2 मिडल टर्म बनेगी, दोनों बीच वाली जो मिडल टर्म होगी, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मिडल टर्म बोलेंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एक टर्म नहीं है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, मिडल टर्म बोलेंगे। ठीक है, अब इसको बोलने के लिए, मिडल टर्म बोलने के लिए हमारी T3 और T4 बनी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो हमारी कौन सी हो गई, T3 हो गई, यही हुई ना, n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो गई। एक n+1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ठीक है, तो जब भी n क्या होगा, ऑड होगा, कि सेकंड हमारा कौन सा हो गया, इफ n इज ऑड देन मिडल टर्म्स आर कौन सी बन गई, एक तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एंड n+1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n+3 डिवाइडेड बाई 2, दो हमारी मिडल टर्म बनेगी। इसको नोट कर लो अच्छे से, मिडल टर्म से रिलेटेड। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे रखे, हो गया नोट। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, मिडल टर्म से रिलेटेड। एक जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, उनसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो एक फीडबैक दे कि सर समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, उससे पता क्या चलता है कि स्टूडेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पता चल जाती है कि वो कहाँ तक जाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम भी अपना फ्लेक्सिबल बन जाए और हम भी उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी करवाएं। ठीक है, तो स्पेशल रिक्वेस्ट है ये, जो भी स्टूडेंट जो वीडियो देखते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कि सर ये समझ नहीं आया, सर इस वीडियो में ये समझ नहीं आ रहा, वो ज़रूर दे, ताकि हमें भी पता चले कि बाकी जो स्टूडेंट है उस लेवल के हिसाब से फिर पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो हम ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे हम करवा रहे हैं वो हम सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। ठीक है, कोई ऐसे भी हैं जो 40+ वाले हैं, कोई 50+ वाले, कोई 100+ वाले भी हैं। ठीक है, 100+ वालों का मतलब है कि जो 100 मार्क्स लेके आए। ठीक है, 90+ वाले भी हैं। ठीक है, सभी के लिए है ये, तो एक पता चल जाता है कि स्टूडेंट का लेवल किस हिसाब का है, और वहीं से फिर हम अगर और बेसिक की ज़रूरत होगी तो वहाँ से करवाएंगे, या फिर और कंपटीशन और क्वेश्चन करवाने की और लेवल अप करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ से क्वेश्चन करवाएंगे हम। ओके, तो कुछ हमारे क्वेश्चन है मिडल टर्म से रिलेटेड, जैसे फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन x + 1/x की पावर 10। किसी बच्चे का कॉल आया था, बोले सर आप कौन सी बुक से क्वेश्चन करवाते हो। ठीक है, तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन करवाए थे, बाकी बाहर से भी क्वेश्चन करवाते हैं, कहीं से भी कोई भी अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, जो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट टाइप का है, वो करवाते हैं। ओके, तो उसके लिए ये आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन इज, इसकी मिडल टर्म निकालनी है हमें। ठीक है, इसकी मिडल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले देखो कितना इजी क्वेश्चन है। n कैसा है, इवन है, n इवन है, तो n इवन के लिए हमें बताया था कि जो मिडल टर्म होगी वो क्या होगी, n/2 + 1। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 कौन सी बन गई हमारी,
सिक्स्थ टर्म, मिडल टर्म बन गई। सिक्स टर्म के लिए T6 हमें निकालना है। T6 निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan C, R की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5, x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ से 5, 1/x की पावर भी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा tan C 5। इसका कैलकुलेशन कर लोगे आप इजीली, ठीक है। मिडल टर्म का जो भी क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। पहली बात तो मिडिल टर्म के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो समझ नहीं आए बच्चों को। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, एक और है कि एक एक्सपेंशन है 3a माइनस a³/6 होल पावर 9, ठीक है। इसके अंदर हमें मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। इसके अंदर मिडिल टर्म के लिए सबसे पहले देखो हमारा n कैसा है, ओड है। ओड के लिए हमारी 2 मिडिल टर्म बनेगी। 2 मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, एक तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और दूसरी कौन सी बन गई n+3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके लिए r की वैल्यू कितनी आ गई 9+1 10, ये 5th टर्म बन गई, और ये कौन सी बन गई 6th टर्म बन गई। इसके लिए r की वैल्यू 4 पुट कर दो, इसके लिए r की वैल्यू 5 पुट कर दो। इसके लिए 4 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 9c4 बन जाएगा ये। उसके बाद 3a⁵ इंटू a³ डिवाइडेड बाई 6 की पावर 4, एंड तो सेकंड जो मिडिल टर्म बनेगी वो कौन सी बनेगी 9c5 3a की पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और ये क्या बचा a³ डिवाइडेड बाई 6, इसकी वैल्यू क्या इसकी पावर क्या बन जाएगी 5 बन जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 181 डिवाइडेड बाई 8a की पावर 17, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा -21। एक चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ पे एक गलती कर दी हमने छोटी सी, -7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस की पावर इवन है तो ये आ जाएगा। इसके बाद माइनस डिवाइडेड बाई 16 a की पावर 19। आ गए समझ, ठीक है। कैलकुलेशन था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने इसका आंसर लिख दिया। आप अपना कैलकुलेशन करके इसको चेक जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से a की पावर कितना बन जाएगा, माइनस तो हट जाएगा यहाँ से। a की पावर कितना बन गया यहाँ पे 12 और 5 कितना हो गया 17 हो गया। यहाँ पे चेक करो 15 और 4 19 हो गया, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन आपसे हो ही जाएगी, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी बाइनोमियल की, उसके अंदर हम और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, और जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है उसको, जो करवा दिया है उसको बार बार देखिए। नहीं समझ आता बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंसेप्ट समझ नहीं आया, यहाँ से आपने कैसे किया, या फिर आपका जो भी रेफरेंस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो एक बार सर को ज़रूर भेजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।